Welcome students. So today we are going to start a new chapter, mathematical reasoning. ये चैप्टर जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है. It is only in the syllabus of JEE Mains. It is an easy, short and a logical chapter. तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ हम टर्म्स समझ लेंगे क्योंकि ये चैप्टर में टर्म्स काम आएंगी. फर्स्ट इज स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब a sentence is called a mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसको हम लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर पाए, बट दोनों नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू असाइन कर पाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेटमेंट, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट. तो जो स्टेटमेंट है, इट कैन neither बी इम्पेरेटिव नॉर इंट्रोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी. बेसिकली आप लोग समझ जाएंगे एग्जाम्पल से कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. तो ये रिक्वेस्ट कमांड कुछ नहीं हो सकता. स्टेटमेंट का मतलब आप सिंपल सा समझो कि उसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू आप दे पाओ. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे 6 इज लेस देन 8. क्या ये सेंटेंस एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा जा सकता है? 6 इज लेस देन 8. तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 2 इज एन ऑड नंबर. ये भी एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू फॉल्स है. अब ये मत कहना आप कि सर ये तो ऑड नंबर नहीं होता है, 2 ऑड नंबर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? इट डज नॉट मैटर कि उसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. द पॉइंट हियर इज कि हम उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो 2 इज एन ऑड नंबर, ये एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है और इसकी जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इसको फॉल्स, बट इट इज फॉल्स दैट 2 इज एन ऑड नंबर. फिर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, करेक्ट. तो हम लोग ट्रू वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं, इसलिए ये एक स्टेटमेंट है. न्यू दिल्ली इज इन इंडिया. तो ये भी एक स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको एक वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं, ट्रू. तो कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट. A sentence which is both true and false simultaneously is not a statement. Such a sentence is called a paradox. तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें करना. यहाँ बेसिकली ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली. तो अब लॉजिकली सोचो, कोई चीज ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती. यहाँ तो वो ट्रू रही होगी, यहाँ तो वो फॉल्स रही होगी. तो हम लोग लॉजिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे. इन शॉर्ट, स्टेटमेंट का मतलब दो सेंटेंसेस विच कैन बी असाइंड अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. तो ये था अपना स्टेटमेंट. नेक्स्ट होता है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट. आप लोग 2 मिनट का समय लीजिए और सोचिए. एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट. तो इसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसको हम फॉल्स वैल्यू देख सकते हैं कि एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट. ये गलत है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइनाइट नहीं होता है ना. बट ये स्टेटमेंट तो है ही ना, क्योंकि इसको हम वैल्यू दे पा रहे हैं. 8 इज लेस देन 6. तो ये भी एक स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको वैल्यू दे पा रहे हैं, फॉल्स. वेयर आर यू गोइंग, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हम इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं दे सकते. इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछना, इज कॉल्ड इंट्रोगेशन. और डी है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इट इज ट्रू. तो वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं, ट्रू फॉल्स. तो इसीलिए ये जो होगा ये अपना स्टेटमेंट होगा. तो आंसर क्या देंगे हम लोग? सी ऑप्शन, वेयर आर यू गोइंग. तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया सी. इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. विच ऑफ द, इसने पूछा था नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए सी. ठीक. और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट. तो कौन सा स्टेटमेंट है? मे यू लिव लॉन्ग. क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो है इसको हम लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. फिर मे गॉड ब्लेस यू, एक छोटा सा हिंट है, क्वेश्चन मार्क आ जाए, एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो उससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो. ठीक. सो होपफुली यू कैन ट्राई द सेकेंड प्रॉब्लम एज वेल. ठीक. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपन स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट की. हालांकि हम लोग ओपन स्टेटमेंट ज्यादा यूज करेंगे नहीं चैप्टर में, बट स्टिल फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस containing variable is called an open statement. If it becomes a statement when the variable is replaced by some definite value. एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल है ये,
s इक्वल टू x इज एन इंटीजर, इन टाइप के स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू असाइन नहीं है, s इक्वल टू x इज एन इंटीजर। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 3 लेट से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि s इक्वल टू 3 इज एन इंटीजर। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं लेट से पाई, तो s इक्वल टू पाई इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, चाहे मैं x की कुछ भी वैल्यू लूं, ये स्टेटमेंट तो तभी भी रहेगा ही ना, इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक डेफिनेशन को अभी भी वायलेट नहीं कर रहा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये साइमल्टेनियसली, मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे ये ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। x की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स हो रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू एंड फॉल्स बोथ साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए हम लोग इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और ओपन स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। ओपन, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कि वो ओपन टू द वैल्यूज ऑफ एक्स, कि कभी ये ट्रू हो सकता है और कभी फॉल्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्स क्या है। तो इन टाइप के स्टेटमेंट्स को हम लोग ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि हम लोग चैप्टर में इनको ज्यादा यूज करेंगे नहीं। कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं चैप्टर में। तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, और इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट स्टेटमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट को दो सिंपल स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिंपल स्टेटमेंट पहला है, जिसको P से डिनोट करते हैं हम लोग। अच्छा, जनरली हम लोग स्टेटमेंट्स को, सिंपल स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल p स्मॉल q से जनरली किया जाता है। तो स्मॉल p लेट से, स्मॉल p का मतलब है ये सिंपल स्टेटमेंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। और स्मॉल q का मतलब है ये स्टेटमेंट कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बाय द वे दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू है, कि हर रैशनल नंबर रियल होता है, ये ट्रू है, और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी ट्रू है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट कि ट्रू है कि फॉल्स है। मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि P एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसका वैल्यू ट्रू है, Q एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसका वैल्यू ट्रू है। तो ये कॉम्बिनेशन या ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट होंगे स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q। अच्छा, ये किस लॉजिक से या किस चीज से इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है? वो वर्ड है एंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये लिखा है P एंड Q, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो एंड हमने यूज किया ना, एंड टाइप के, एंड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स टू कंबाइन सिंपल स्टेटमेंट्स। तो यही चैप्टर का पूरा बेसिक लॉजिक है कि हम लोग एंड और बहुत सारे तरीके से होते हैं, जिस सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। और इसी चैप्टर को आप लोग अपने फिजिक्स के डिजिटल लॉजिक गेट्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो आपको ये लॉजिकली एनालॉगस लगेगा, एनालॉजी लगेगा, सेम लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर आप फिजिक्स में डिजिटल लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, तो आपको मोरलेस सेम लगेगा। ऑल्सो हम लोग इस चैप्टर को क्योंकि हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको सेट थ्योरी से कनेक्ट करके चलूंगा। तो सेट थ्योरी के कुछ लॉजिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के कुछ लॉजिक्स, और डिजिटल लॉजिक गेट्स जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, इन सब के लॉजिक्स जो है, बेसिक लॉजिक्स जो है, ट्रुथ टेबल जिसे हम कहते हैं, वो मोरलेस सेम लॉजिक पे बेस्ड है। तो लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग मूव करते हैं अब जिस पे हमने अभी इंट्रोड्यूस किया, उसी पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। कंजक्शन, देखो नाम से नहीं डरना है, ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, मतलब समझो। कंजक्शन का मतलब होता है कंपाउंड स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय द वर्ड एंड, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंजक्शन। तो वो स्टेटमेंट्स जो एंड से मिलके बनते हैं उनको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। और फर्क नहीं पड़ता नाम में, सिर्फ आप ये लॉजिक याद रखना कि एंड का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में हम एंड को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इन्वर्टेड वी। वी कैसा होता है? ये होता है वी, इसको उल्टा फ्लिप कर दो,
इन्वर्टेड V, और डिनोट करेंगे हम लोग इस तरीके से कि P एक सिंपल स्टेटमेंट है, Q एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो P एंड Q जो होगा वो इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजिशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट है P जिसको हम बोलेंगे अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजिशन, एक दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है Q, इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखा है P एंड Q सिंबॉलिकली। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, P एंड Q। अब इसकी वैल्यू पे बात करते हैं। तो P स्टेटमेंट ट्रू है, अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजिशन। Q स्टेटमेंट ट्रू है, इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। तो P एंड Q जो रहेगा इसकी वैल्यू भी ट्रू रहेगी। अच्छा, अब लॉजिकली सोचिएगा P एंड Q ट्रू कब कब होता है, फिर इस पे हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा बस एक चीज लेना है मुझे, कि आप ये मत सोचिएगा, डू नॉट थिंक दैट अ स्टेटमेंट विथ एंड इज ऑलवेज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, आपको लॉजिकली सोचना है। जैसे एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। तो ये एक्चुअली एक सेंटेंस जो है इसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड का वो मीनिंग नहीं है जिस मीनिंग को हम लोग कंजंक्शन में बोलते हैं, यूज करते हैं, या जिसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे एंड जो है वो दो चीजों को रेफर कर रहा है। यहाँ पे एंड का मतलब क्या है कि भाई अल्कोहल एंड वाटर, तो दो चीजों को रेफर करने के लिए एंड यूज किया गया है, ना कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सोचो, क्या आप इसको दो सिंपल स्टेटमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो? क्या आप, अगर जिसको लगता है कि सर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो सोचो क्या इसके कंपोनेंट्स आप बता सकते हो? तो इस तरीके से आप लोग फील करो, ठीक, कंपोनेंट्स आप नहीं बता सकते। हाँ, अब काम की बात पे आते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको हम लोग कंजंक्शन से जोड़ते हैं या एंड से जोड़ते हैं, उसका लॉजिक ये होता है, द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज ट्रू ओनली इफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू, एंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज फॉल्स। तो इसमें वो केस भी आ गया जब सारे के सारे फॉल्स हो। बेसिकली एंड का मतलब होता है, आप इंटरसेक्शन से समझिए। इंटरसेक्शन जो आप सेट थ्योरी में पढ़ते थे ना, वहां पे इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लिखते थे, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ये सेट थ्योरी का ए इंटरसेक्शन जो बी रहेगा, ये और अपना मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में P एंड Q, ये सेम लॉजिक पे बेस्ड रहेगा। दोनों का वर्किंग सेम रहेगा, दोनों का वेन डायग्राम सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा। तो एक पहला है लॉजिक, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इस तरीके से जो चीज बनाई जाती है, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। हम लोग क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है, डोंट वरी, फर्स्ट गेट द लॉजिक। सो द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल शोज द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q। मैंने साथ में Q एंड P भी ले लिया है। और जो लॉजिक गेट्स आप पढ़ोगे ना, डिजिटल लॉजिक गेट्स फिजिक्स में, वहां पे भी आप ऐसे ट्रुथ टेबल बनाया करोगे हर लॉजिक गेट की। तो लॉजिक समझो, टेबल कैसे बनती है पहले समझिएगा। आप रोज और कॉलम्स बनाते हैं, इनफैक्ट हम लोग अलग से बना ही लेते हैं। तो अभी हम लोग P और Q पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में P, सेकंड कॉलम में Q, और हम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे हैं P एंड Q की। तो कितने लॉजिकल केसेस हो सकते थे? वो बचपन में 9-10 में प्रोबेबिलिटी खेलते थे ना, दो सिक्के उछाल लिए तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, वैसा ही सोचना है। तो दोनों ट्रू हो जाए, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसी ऑर्डर में ये चारों लिए जाते हैं। अब एंड का मतलब, अब लॉजिकली सोचो, अभी तो मैंने रिजल्ट आपको बता दिया कि जब सारे इनपुट्स ट्रू रहेंगे तब आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक भी इनपुट फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ये लॉजिक होता है एंड का। एंड का मतलब होता है ऑल ऑफ देम मस्ट बी ट्रू, तभी वो ट्रू होगा। और लॉजिकली भी सही है। रूल क्या है इसका, P एंड Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो एंड का मतलब ही होता है कि सब कुछ सब। देखो आप ऐसे सोचो, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, लेट से कि 2 इज अ प्राइम नंबर, इस स्टेटमेंट का नाम है P, Q स्टेटमेंट का नाम है लेट्स से कि भाई 3 इज लेस देन 5। तो सोचो P एंड Q के बारे में। तो अगर मैं आपको बोलूंगा P एंड Q, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज लेस देन 5। तो आप लोग लॉजिकली सोच के क्या जवाब दोगे कि हाँ सर ने बोला है 2 इज अ प्राइम नंबर, सही है, एंड
3 इज लेस देन 5, ठीक है, 3 इज लेस देन 5 ही सही होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हो। अगर मैं आपको बोलता कि क्यू स्टेटमेंट है p ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 5, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ थिंक अबाउट p एंड q, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? आपका रिस्पॉन्स रहेगा नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपका कंपाउंड कंबाइंड स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, जो मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बोला है वो पूरा स्टेटमेंट गलत है, हालांकि जो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, सिंपल कंपोनेंट्स, अगर आप ब्रेक करो तो आप कहेंगे सर आपने जो बोला है उसमें p तो ट्रू है बट q फॉल्स है, मतलब हम ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से लॉजिकली यू कैन थिंक दैट एंड आंसर ट्रू तभी देगा, एंड का जो फाइनल आंसर आता है वो ट्रू तभी आता है जब उसके दोनों इनपुट्स ट्रू हो, और वो फॉल्स हो जाएगा अगर उसका एक भी इनपुट फॉल्स हो गया तो। और सेम लॉजिक से आप लोग Q एंड P की भी ट्रूथ टेबल बना सकते हो, और ये ट्रूथ टेबल हमें बता रही है कि P एंड Q एंड P ये दोनों सेम बातें होती हैं, तो कम्यूटेटिव होता है, एंड इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। ठीक, वेन डायग्राम मतलब ये जो टेबल है, क्या होता है ना, ये जो टेबल है, इस टेबल को विजुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे सेट थ्योरी और मैथमेटिकल रीजनिंग कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप लोग पहली बार वेन डायग्राम देख रहे हैं इसलिए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको दिक्कत जा सकती है आगे। तो मैं इस तरीके से आपको फील दिलाता हूँ। पहले तो आप सोचिए वेन डायग्राम का मतलब एक यूनिवर्स है, ठीक, ये अपना यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में मैं एक अगर सर्कल बनाता हूं तो मैं सेट P की बात कर रहा हूं, इस गोले का नाम है P। मतलब जब जब P की वैल्यू ट्रू होगी तो मैं आपको बोल रहा हूं इस गोले के अंदर आ जाओ, इस गोले को शेड कर दो। और जब P की वैल्यू फॉल्स होगी, व्हेन P इज फॉल्स, तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूं इस गोले के अंदर नहीं, गोले के बाहर रहो। ठीक, ये पहली बार बता रहा हूँ चैप्टर में, आगे नहीं बताऊंगा मैं, तो प्लीज गेट द लॉजिक करेक्ट। कनेक्शन या कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि जब जब P ट्रू होगा तब हम सर्कल के अंदर हैं, और P फॉल्स का मतलब हम सर्कल के बाहर हैं। सेम दूसरे सर्कल Q के लिए भी, सेम इस स्टेटमेंट Q के लिए भी। तो जब मैंने ये वेन डायग्राम बनाया तो मैंने पूरे यूनिवर्स को 4 टुकड़ों में बांट दिया। उन चारों टुकड़ों के बारे में सोचो। पहले इस टुकड़े के बारे में सोचो जो मैंने शेड किया है। ये टुकड़ा कहलाता है P इंटरसेक्शन Q। मैं P सर्कल के अंदर हूं एंड मैं Q सर्कल के भी अंदर हूं। लॉजिकली हम लोग दोनों सर्कल के इनसाइड में हैं। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। और यही मैथमेटिकल रीजनिंग में कहलाता है P एंड Q। तो P एंड Q को हम लोग इस तरीके से इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और पता है जो एरिया शेड हुआ है हम लोग, मतलब चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जब मैं इस एरिया की बात करता हूं तो इस एरिया का मतलब पता है क्या होगा? इस एरिया का मतलब होगा P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिखते हो आप, P सर्कल के अंदर है एंड Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता था, तो हम लोग Q सर्कल के अंदर नहीं है। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब Q सर्कल के अंदर नहीं है, मतलब Q के बाहर है। सिमिलरली ये सब आपके वेन डायग्राम्स सेट थ्योरी के हैं। फिर इस रीजन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, P के अंदर नहीं है एंड Q के अंदर है। एंड द फोर्थ रीजन इज ये वाला रीजन, P बार इंटरसेक्शन Q बार। हम लोग P के अंदर नहीं है एंड Q के अंदर नहीं है, मतलब दोनों सर्कल के बाहर आ गए। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम से कनेक्ट हो जाता है। फाइनल मेरे को कोई बोलेगा कि भाई एंड का वेन डायग्राम बनाओ, तो मैं वेन डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। अब ये वेन डायग्राम इस ट्रुथ टेबल से कैसे कनेक्टेड है आप सोचिएगा। जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो ये वो केस है, ये वाला, जब P और Q दोनों ट्रू हैं। जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं जब P ट्रू है और Q फॉल्स है, सेकंड केस। ये केस का मतलब थर्ड वाला रो FT, और ये बाहर वाला रीजन मतलब FF। तो मतलब ये जो ट्रुथ टेबल से आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, आप उसको विजुअली वेन डायग्राम से इजीली दे पा रहे हो, क्योंकि विजुअल पिक्चर्स आर मोर एक्सप्रेसिव इन नेचर, मोर इजी टू कंप्रहेंड। अब आंसर्स की बात करते हैं। तो आंसर ट्रू तभी आएगा एक ही केस में जब दोनों ट्रू है। तो यहाँ पे
जो आंसर ट्रू आता है, आंसर ट्रू आने का मतलब है, वेन डायग्राम बनाने का मतलब है मैं सिर्फ वेन डायग्राम में वही रीजन शेड करता हूं जब आंसर ट्रू आता है। तो पूरे चैप्टर में ये लॉजिक फॉलो होने वाला है। हम लोग जब वेन डायग्राम बनाएंगे किसी भी लॉजिक का, तो हम लोग वही रीजन शेड करेंगे वेन डायग्राम में जब उस रीजन में आंसर ट्रू आता होगा। तो जिस जिस रीजन में आंसर ट्रू आएगा मैं वो शेड करूंगा, और बाकी सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि यार ये शेडेड नहीं है ना, मतलब ये जो एफ एफ इनपुट वाला केस है इस पे आंसर फॉल्स आता होगा, तभी हमने शेड नहीं किया है। ये वाला रीजन शेडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि इस केस में आंसर फॉल्स आता होगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं लॉजिकली। 45 इज डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं। 45 इज डिविजिबल बाय 3, अगला स्टेटमेंट है 45 इज डिविजिबल बाय 4, अगला स्टेटमेंट है 45 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? P एंड Q एंड R। ट्रुथ टेबल रटो मत, डायग्राम रटो मत, लॉजिक समझो। एंड का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, जब सारे ट्रू होंगे तभी एंड ट्रू हो सकता है। तो P की वैल्यू क्या ट्रू है? जी हाँ, 45 इज डिविजिबल बाय 3। Q की वैल्यू फॉल्स है क्योंकि 45 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता, और ये ट्रू है। तो एक फॉल्स हो गया ना तो पूरा स्टेटमेंट बिगड़ जाएगा। अब आप लॉजिकली सोचो, कोई आपसे पूछेगा 45 इज डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5, 3 एंड 4 एंड 5, तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं भाई साहब, आप गलत कह रहे हैं, आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए फाइनल आंसर हम क्या देंगे? फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स हो गया सिंपल स्टेटमेंट, तो पूरा की पूरा जो एंड की मदद से कंबाइंड स्टेटमेंट बना हुआ है वो फॉल्स हो जाएगा। द कंबाइंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय एंड विल बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ द सिंपल कंपोनेंट्स आर ट्रू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब सारे के सारे इनपुट्स ट्रू होंगे तभी फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो ट्रू होगा। अच्छा, वेन डायग्राम दो का नहीं, तीन का भी बनता है। जैसे वेन डायग्राम आपने बनाया होगा तो ऐसे तीन सेट्स का भी बनता है। तो सिमिलरली अगर वेन डायग्राम से हम लोग बात करें तो तीन वाले में एंड का क्या बनेगा? ये बनेगा एंड का वेन डायग्राम। और अभी हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं? P और R ट्रू है, मतलब हम पहले और तीसरे सर्कल के अंदर हैं पर दूसरे के बाहर हैं। तो पहले और तीसरे के अंदर और दूसरे के बाहर, तो अभी हम लोग इस केस की बात कर रहे थे। तो ये केस शेड नहीं होता है वेन डायग्राम में, इसलिए फाइनल आंसर फॉल्स आ रहा है। ऐसा देख लो, या तो अब ट्रुथ टेबल देख लो। तीन की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? P Q R, वो प्रोबेबिलिटी वाला, तीन सिक्के उछाले हैं P एंड Q एंड R। तो कैसे होता था? ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब एक को फिक्स कर दो पहले, एक को टी फिक्स कर दो, फिर टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। परमिटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा है, ये आपको केसेस बनाना आता है। फिर एक बार एफ को फॉल्स कर दो, फिर से टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। तो ये तीन की ट्रूथ टेबल है। तो जब तीनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, बाकी हर केस में आंसर फॉल्स आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल ऑफ द एंड लॉजिक। यहाँ पे कितने का? तीन सिंपल स्टेटमेंट्स का एंड बनाया है अपन ने। सो ये था एंड का लॉजिक। अब इसी तरीके से हम लोग आगे समझते हैं एक और लॉजिक, डिसजंक्शन, या इसको अल्टरनेशन भी कहते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा, लॉजिक समझिए। तो लॉजिक इज और compound statements P and Q combined by the connective OR, then the compound statement is denoted by this symbol and the so formed statement is called a disjunction। तो यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। क्या बात समझनी है अपने को कि P और Q, इसको और बोलते हैं हम लोग, मतलब V शेप जो है, V शेप बेसिकली और को डिनोट करेगा मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में। और जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो इसमें थोड़ा सा सुनने में अजीब या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समटाइम्स वी यूज द कनेक्टिव आइदर और डायरेक्टली आइदर पी और क्यू, इस तरीके से हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट्स में तोड़ूं तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा पी। स्टेटमेंट पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब है टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पी स्टेटमेंट का मतलब टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये है पी स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट का मैं डिक्टेट करूंगा इस तरीके से कि टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल। तो P स्टेटमेंट है टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट।
क्यू स्टेटमेंट है, टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल, इनका जो और है पी और क्यू या आइदर पी और क्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो आइदर और का मतलब यही होता है लॉजिकली, लॉजिकल मतलब होता है पी और क्यू, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे रीड करेंगे। अब इसकी ट्रूथ टेबल या इसके लॉजिक्स क्या होते हैं एज कंपेयर टू एंड, ये देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट, a compound statement with an or is true when one of the component is true or both the component are true। तो इसको अगर एक लाइन में सिंपल आपको समझाऊं मैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। अगर एटलीस्ट एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू आएगा। और कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम ट्रुथ टेबल दो की बना रहे हैं, दो की मतलब दो इनपुट्स P और Q, तो हम लोग तीन की भी बना सकते हैं, P और Q और R, चार की भी बना सकते हैं, P और Q और R और S। तो आपको इसका लॉजिक समझना है। एंड में लॉजिक क्या था, एंड का लॉजिक ये था कि भाई साहब एंड का आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब सारे की सारे ट्रू आएंगे, जब सारे के सारे इनपुट ट्रू होंगे। अगर एक भी इनपुट फॉल्स हुआ तो एंड का आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे होता है कि और का आंसर ट्रू तब आता है जब कम से कम एक ट्रू हो जाए, मतलब कम से कम एक भी अगर ट्रू हो गया ना तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। और ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो घुमा के इस बात को कि और वाले का जो आउटपुट आंसर आता है वो फॉल्स तभी आता है जब सारे के सारे इनपुट फॉल्स होते हैं। अगर एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। अब विचार विमर्श करना दोनों बातों पे, एंड और इन दोनों में क्या फर्क है। तो रूल इसका ये है कि P और Q इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल है कि जब P Q दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। और हमने उसका उल्टा कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, एंड और दोनों P एंड Q, Q एंड P ये दोनों सेम होते हैं। सिमिलरली P और Q, Q और P ये सेम होते हैं। तो एंड और एंड लॉजिक इज कम्यूटेटिव इन नेचर और लॉजिक इज कम्यूटेटिव इन नेचर। और ट्रू फॉल्स पे आंसर ट्रू आता है, फॉल्स और ट्रू पे भी आंसर ट्रू आता है। जब दोनों फॉल्स होंगे ना तभी आंसर फॉल्स आएगा। और इसका वेन डायग्राम आप समझिए। अच्छा, वेन डायग्राम से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लॉजिक समझते हैं, वही वाला कि P स्टेटमेंट है 2 इज अ प्राइम नंबर और Q स्टेटमेंट है लेट से 3 लेस देन 5। अब मैं आपको बोलूंगा 2 इज अ प्राइम नंबर और 3 इज लेस देन 5, तो आप बोलेंगे सर ठीक कह रहे हैं आप, दोनों ट्रू हैं तो आपका स्टेटमेंट भी ट्रू लग रहा है। अब यहाँ ग्रेटर कर देता हूं मैं, नाउ द रियल कैच। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 इज अ प्राइम नंबर और 3 इज ग्रेटर देन 5। मेरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये आपको फील दिलाने के लिए मैं थोड़ा और अच्छे से बोलता हूं। आइदर 2 इज अ प्राइम नंबर और 3 इज ग्रेटर देन 5। क्या लगता है? मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, मेरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो लॉजिकली ट्रू है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है भले क्यों, बट ओवरऑल जो मेरा और से कनेक्टेड वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये हम लोग कौन से इस केस की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला केस। तो लॉजिक और का यही होता है, कम से कम एक भी ट्रू हो गया अगर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, इनपुट्स मैं बोलता हूँ, मैं P और Q को इनपुट्स बोलता हूँ, इस लॉजिक को आउटपुट बोलता हूँ। तो अगर कम से कम एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर सारे इनपुट फॉल्स हैं तो आंसर आउटपुट फॉल्स आएगा। और आप समझ गए होंगे स्मार्ट लोग कि यहाँ पे वेन डायग्राम ए यूनियन बी का बनता है। मतलब जो वेन डायग्राम है, आप कैसे से सोचो ना, वेन डायग्राम का मतलब क्या है, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू पे आंसर ट्रू देना है। मतलब मैं ये वाला रीजन शेड करूंगा, दोनों सर्कल के अंदर हो तो आपको आंसर शेड करना है, पहले सर्कल के अंदर हो दूसरे सर्कल के बाहर हो तब भी आंसर शेड करना है। तो ये वाला रीजन शेड हो गया सेकंड केस। थर्ड रीजन, पहले सर्कल के बाहर दूसरे सर्कल के अंदर हो तो ये शेड। और चौथे वाले में आंसर फॉल्स आ रहा है इसलिए हम लोग चौथा वाला रीजन शेड नहीं करते हैं। तो वेन डायग्राम जो बनता है और का, दैट वेन डायग्राम इज एक्चुअली सेम एज सेट थ्योरी में यूनियन, P यूनियन Q। और इसलिए आपको याद होगा कि सेट थ्योरी में भी हम लोग यूनियन को जनरली और से डिनोट करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहते हैं जिसे। और एंड जो होता है अपना, एंड को, इंटरसेक्शन को हम लोग एंड से डिनोट करते हैं सेट थ्योरी में। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन का मतलब होता है यूनियन, का मतलब होता है और।
मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है अपना क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। और इसमें एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपको आगे चैप्टर पढ़ने के बाद ना ये और एंड के सिंबल में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वाला और के लिए कौन सा वाला एंड के लिए। सिंपल सा प्लेन लॉजिक है कि सेट थ्योरी में यूनियन को यू से डिनोट करते हो आप, है ना, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में वो वी से डिनोट होता है। देखो सेट थ्योरी में सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में हम लोग स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट थ्योरी में यू से यूनियन होता है और अपना मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग वी से इसको और को डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट यूनियन जो है वो यू होता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में वी होता है। दोनों का मतलब होता है और, ठीक है, दोनों सेम है। उधर सेट थ्योरी में यू चलता है, इधर मैथमेटिकल रीजनिंग में वी चलता है। इन्वर्टेड यू से आप लोग इंटरसेक्शन को डिनोट करते हो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग इन्वर्टेड वी से एंड को डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का लॉजिकल मतलब सेम ही है, वो है एंड। तो आप लोग ऐसे याद रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और, यू से यूनियन तो वी से और, इन्वर्टेड यू से इंटरसेक्शन तो इन्वर्टेड वी से एंड। तो ये एक शॉर्टकट बना सकते हैं आप याद करने का, छोटा सा हैक। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, 45 इज डिविजिबल बाय 3, 4 और 5। यहां मैं और लगाता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो। 45 इज डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5। अब इसके बारे में सोचो आप, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इस पे हमने चर्चा की थी। तो अब इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 45 इज डिविजिबल आइदर बाय 3 और बाय 4 और बाय 5। तो ये स्टेटमेंट जो है ये लॉजिकली ट्रू है, क्योंकि इसमें से 3 कम से कम एक से भी डिविजिबल हो जाए तो ओवरऑल डिविजिबल हो जाएगा। मतलब पॉइंट, मुद्दा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, समरी, कहानी का सारांश सिंपल सा ये है कि एंड मीन्स ऑल ऑफ देम और मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम। एंड का आंसर ट्रू तभी आएगा when the all of the inputs are true, और का आंसर ट्रू तब आएगा when at least one of the inputs is true। बस यही आप याद रखिए, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। हाँ, एक काम की चीज, एक चीज होती है इंक्लूसिव और, ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है दिस मींस दैट स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, या फिर ओनली बायोलॉजी या फिर ओनली केमिस्ट्री, कैन अप्लाई फॉर द माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव और इसकी ट्रूथ टेबल हमने जो भी बात की, मतलब अभी जो हमने बात किया ना, इन शॉर्ट जो हमने अभी बात किया, ये जो भी हमने बात किया, ये पूरा डिस्कशन जो किया हमने, इसको हम लोग इंक्लूसिव और बोलते हैं। और एक एक्सक्लूसिव और होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, है ना। तो इसको इंक्लूसिव और बोलते हैं, और एक एक्सक्लूसिव और करके भी चीज होती है, वो क्या होती है बताता हूं मैं। तो इंक्लूसिव और का मतलब होता है वही जो और हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं सेट थ्योरी में भी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे पी और क्यू में क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ट्रू। मतलब आप या तो बायोलॉजी करो केमिस्ट्री करो, दोनों कर लो तब भी चलेगा, बायोलॉजी करो केमिस्ट्री नहीं करो तब भी चलेगा, केमिस्ट्री करो बायोलॉजी नहीं करो तब भी चलेगा। कि भाई माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम अगर आपको करना है ना, तो यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर एटलीस्ट वन आउट ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है, बट कम से कम एक होना चाहिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे और का लॉजिकल मतलब समझना, स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। यहाँ पे स्टूडेंट हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, उसको थर्ड सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहाँ तो फ्रेंच चूज करेगा या तो संस्कृत चूज करेगा, वो दोनों नहीं कर पाएगा। तो दिस एक्सक्लूड्स द केस। ये वो होता था ना हम लोग स्कूल में जब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, तो तीन का एग्जांपल लिया, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पांच अपने मेन सब्जेक्ट होते हैं और छठा सब्जेक्ट अपने को चूज करना होता है, फिर बेस्ट ऑफ 5 जो आंसर अपना रिजल्ट निकलता है, 10 12 जो भी है, जैसा भी रहता है सिस्टम। तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, या तो फ्रेंच चूज होगा या तो संस्कृत चूज होगा, दोनों को नहीं ले सकते थर्ड लैंग्वेज या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो इट एक्सक्लूड्स द केस व्हेन वन स्टूडेंट कैन चूज बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे और का कुछ और मतलब निकल रहा है ठीक, तो यहाँ पे और का कुछ और मतलब निकल रहा है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है,
नॉर्मल जो अपना P और Q है उसके नीचे डंडी लगा दी जाती है, या फिर ये X पे गोला। और इसकी ट्रूथ टेबल में और की ट्रूथ टेबल में सिर्फ एक ही फर्क होगा, ये वाला चीज, नहीं सॉरी ये वाला चीज कहाँ गया, कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों ट्रू पे भी आंसर फॉल्स आएगा, तो ये फर्क है, बाकी सब सेम है। ये ट्रूथ टेबल सेम एज अर्लियर P और Q जैसा। तो यहाँ पे वर्किंग रूल क्या है कि P और Q इज ट्रू only when one of P and Q is true and the other is false। मतलब exactly इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं समराइज करूं, एंड मीन्स ऑल ऑफ देम, और मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब यहाँ पे कौन से और की बात हो रही है, इंक्लूसिव और की बात हो रही है, इंक्लूसिव और जो मैंने अभी बताया आपको एक्सक्लूसिव और मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इनपुट्स शुड बी ट्रू, तब आंसर ट्रू आएगा, बाकी सारे केस में फॉल्स आएगा। लॉजिकली सोचो, ट्रूथ टेबल देख के दोनों ट्रू हैं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कब कब आंसर ट्रू आ रहा है, व्हेन वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स, वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स, उसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपको नहीं हो, क्योंकि दोनों का नाम तो और ही है। थ्रू आउट द चैप्टर, इस पूरे की पूरे चैप्टर में we will be using the word or as an inclusive or unless it is stated otherwise। जब तक आपको अलग से नहीं कहा जाता, और का मतलब वही होता है जो आप लोग सेट थ्योरी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉमन सेंस से समझते हो, ठीक। मतलब जो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं इंक्लूसिव और, तो और का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम बिठा दो दिमाग में। इनफैक्ट मुझे ये चीज एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि जब पीएनसी या सेट थ्योरी जब नया नया चालू होता है, तो और वर्ड का कुछ मतलब कुछ बच्चे यही निकालते हैं, एक्सक्लूसिव और भी निकालते हैं कि सर आपने तो बोला कि 45 इज डिविजिबल बाय 3 और 5, तो दोनों से हो रहा है, आपने तो और बोला है, सिर्फ एक से ही होना चाहिए था। तो नहीं भाई, और का मतलब लॉजिकली और का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये एक्सक्लूसिव वाला जो केस आता है वो अलग से मेंशन कर दिया जाता है। अच्छा, लॉजिक गेट्स में इसको जॉर गेट भी बोलते हैं, तो वो सब फिजिक्स का खेल है जो भी है। जॉर, एक्सक्लूसिव और को जॉर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर वी विल बी यूजिंग द वर्ड और एज एन इंक्लूसिव और। तो नॉर्मल जो हम लोग ये यूनियन, बेसिकली आप लोग समझ लो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, और का मतलब यूनियन है, खत्म। इससे अपने सारे सवाल चलने वाले हैं। नेक्स्ट है नेगेशन और डिनायल। तो डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट या नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन। मतलब एक्चुअली कोई डेफिनेशन है ही नहीं इसकी। क्या यार, नेगेशन डिनायल लिखा है और डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज नेगेशन, मतलब होता है उल्टा, खत्म, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो सेट थ्योरी में काम करता है उसी को नेगेशन या डिनायल बोलते हैं। एग्जांपल सिंपल, अच्छा इसका सिंबल ये होता है टिल्डा, दिस कॉल्ड टिल्डा। जिन लोगों को नहीं पता इसको टिल्डा बोला जाता है, टिंडा मत बोलते ना, टिल्डा कहते हैं इसको। तो इसको टिल्डा बोलते हैं, फिर इसको कोलन बोलते हैं, इसको सेमी कोलन बोलते हैं, इसको हाइफन बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक आपका कीबोर्ड्स के वर्ड्स में बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड टिल्डा, दिस इज कॉल्ड कोलन, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, और इसको बोलते हैं हाइफन। तो हाँ, काम की बात पे आते हैं। एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ये एक स्टेटमेंट है पी। तो टिल्डा पी क्या होगा, नेगेशन पी क्या होगा, नेगेशन पी हो जाएगा उसका उल्टा। तो इस टाइप के लैंग्वेजेस यूज की जाती है। इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इट इज नॉट द केस दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। या कोई ऐसा भी बोल सकता है कि एवरीवन, सिंपल जो आपके दिमाग में आया होगा मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट, एवरीवन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन। तो ये अलग अलग तरीके हैं लैंग्वेज में नेगेशन को बनाने के, बट लॉजिकली इसका मतलब क्या है, उल्टा कर देने का है। तो while forming the negation of statement, while forming the negation of statement several phrases can be used, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, all integers are rational numbers। तो अब देखो यहाँ पे कैसी लैंग्वेज यूज की गई है, एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखो कुछ गलत नहीं लिखा है, तरीका आप लॉजिकली सोचना। P बोल रहा है all integers are rational numbers, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सिंपलेस्ट
उसका उल्टा ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर। तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर को बोलने का एक और तरीका होता है कि एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर। एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर। तो वो घुमा फिरा के बोलने के तरीके हैं अलग अलग। इन शॉर्ट इसकी ट्रुथ टेबल पे आते हैं हम, काम की बात। अगर P ट्रू है तो उसका उल्टा फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो उसका उल्टा ट्रू होगा। और इसका वर्किंग रूल सिर्फ यही होता है कि ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो। वेन डायग्राम क्या बनेगा, जो कॉम्प्लीमेंट का बनता है। तो वेन डायग्राम आप देखो कैसा बन रहा है। वेन डायग्राम P का वेन डायग्राम होता है P बार, मतलब निगेशन का जो वेन डायग्राम होता है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ P होता है। हम सर्कल के अंदर, अगर ये केस की बात करूं मैं, तो अगर ट्रू हूं, मैं सर्कल के अंदर हूं, तो उसका उल्टा का मतलब क्या होगा, मैं सर्कल के बाहर चला जाऊंगा। तो हाँ, वेन डायग्राम का मतलब क्या, देखो मैथमेटिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम का मतलब है मैं इस ट्रुथ टेबल को वेन डायग्राम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे जोड़ते हैं हम लोग, जब भी ट्रुथ टेबल का आंसर ट्रू आता है, जब भी ट्रुथ टेबल में जिस केस का आंसर ट्रू आता है वो केस हम शेड कर देते हैं। तो ये मीनिंग है उसका। और एक और चीज यहाँ पे समझाई गई है कि भाई 2 बार नेगेशन लेने से कोई चेंज नहीं होता। दिस इज इक्वल टू P, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, और फिर फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। तो अच्छा एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ट्रू होना चाहिए। 2 बार नेगेशन लेने का मतलब ट्रू का उल्टा हुआ फॉल्स, फॉल्स का उल्टा हो गया ट्रू। तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक थी। तो यू हैव शुड नोट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली द ओरिजिनल सेट या ओरिजिनल स्टेटमेंट। सेट थ्योरी बेसिक। तो एक एग्जांपल देते हैं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा ना क्या करते हैं, यहाँ से काम की बात पे आते हैं। कुछ हम लोग स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं। अब आप लोग मैथ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत मदद करेगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, सॉरी, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली लिखना सीखो, हैबिट डालो, क्योंकि काम आएगा। तो लेट्स से एक स्टेटमेंट है P, राजू इज इंटेलिजेंट। दूसरा स्टेटमेंट है Q, राजू इज रिच। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप सोचो। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। इन सब स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, जैसे मैं कुछ बताता हूं आपको। राजू इज इंटेलिजेंट एंड रिच, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, राजू इज इंटेलिजेंट एंड राजू इज रिच। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे एंड की मदद से, P इंटरसेक्शन Q। ये सेट थ्योरी में। मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये लिखेंगे, ठीक। और जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, P एंड Q का। वो कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन वेन डायग्राम से, उस पर भी मैं आऊंगा, पर फिलहाल लिखना सीखो, पहले बेसिक सीखो, ABCD सीखो, तभी तो स्टेटमेंट लिख पाओगे पूरा। सेकंड, राजू इज इंटेलिजेंट और रिच। अच्छा, यहाँ पे और के बारे में कुछ बोला नहीं गया, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है कि, तो क्या है, तो ये अपना नॉर्मल वाला जो और है, एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला ही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे P और Q। राजू इज इंटेलिजेंट बट नॉट रिच, तो राजू इज इंटेलिजेंट P बट नॉट रिच। मतलब राजू इंटेलिजेंट तो है बट रिच नहीं है, तो मैं क्या यूज करूं, एंड यूज करूं कि और यूज करूं। लॉजिकली मुझे एंड यूज करना चाहिए। राजू इंटेलिजेंट है और उसी के साथ साथ एंड वो रिच नहीं है। तो रिच नहीं है का मतलब Q बार। ये सेट थ्योरी का है, ठीक है। तो हम लोग अब मैथमेटिकल रीजनिंग वाला नोटेशन यूज करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, P एंड नेगेशन Q। सेट थ्योरी में कैसे लिखते हो आप लोग, P इंटरसेक्शन Q बार। दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी में ऐसे लिखा जाता है, रीजनिंग चैप्टर में ऐसा लिखा जाता है। सो थर्ड का आंसर क्या बनेगा, P एंड टिल्डा Q। P एंड टिल्डा Q, P एंड नेगेशन Q। राजू इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर रिच, तो राजू इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर रिच। नाइदर नॉर आपको पता है बेसिक इंग्लिश, इंटेलिजेंट भी नहीं है और उसी के साथ साथ एंड रिच भी नहीं है। सेट थ्योरी में P बार इंटरसेक्शन Q बार की बात कर रहे हैं हम लोग। राजू इज आइदर इंटेलिजेंट और पुअर, राजू यहाँ तो इंटेलिजेंट है यहाँ तो पुअर है। अब देखो रिच का उल्टा पुअर, ठीक है, कॉमन सेंस, रिच का उल्टा पुअर। तो राजू इज इंटेलिजेंट और पुअर, पुअर का मतलब नॉट रिच, रिच का उल्टा। तो इसलिए फिफ्थ का आंसर है P और Q बार। और सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे, P यूनियन Q बार। अच्छा, थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम भी आपको बनाना बता दूं। इन सब के जो है
ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं हम लोग और वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। तो मैं आपको वेन डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ। इन दोनों का हम ऑलरेडी बता चुके हैं वेन डायग्राम। इसका बनाते हैं वेन डायग्राम, पी एंड क्यू बार। तो पी एंड क्यू बार का मतलब पी के अंदर है, पी सर्कल के अंदर है, क्योंकि पी सिर्फ पी लिखा है और क्यू सर्कल के बाहर है। तो थर्ड का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। फोर्थ का वेन डायग्राम बनेगा पी और क्यू दोनों के बाहर। तो ये फोर्थ का वेन डायग्राम। फिफ्थ का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? फिफ्थ का वेन डायग्राम बनेगा पी के अंदर या फिर क्यू के बाहर। मतलब मैं पी के अंदर हूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, और मैं क्यू के बाहर हूं तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये फिफ्थ वाले का वेन डायग्राम बन जाएगा। होपफुली वेन डायग्राम्स आपको क्लियर है। तो वेन डायग्राम क्या मदद करते हैं? आपको ट्रुथ टेबल डिकोड करने में मदद करते हैं। वेन डायग्राम का मतलब है कि अगर वाकई में राजू इंटेलिजेंट है, मतलब ये ट्रू है, और राजू जो है वो रिच नहीं, वो पुअर है, सपोज राजू रिच नहीं है, पुअर है, फॉल्स, तो इन सारे स्टेटमेंट्स का क्या मतलब निकलेगा वो वेन डायग्राम बताता है। जैसे सॉरी, जैसे फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ बोलता है राजू इंटेलिजेंट नहीं है और राजू रिच नहीं है। तो लॉजिकली अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ये तो फॉल्स होना चाहिए। अब वेन डायग्राम से सोचो, पी के अंदर हो और क्यू के बाहर हो, क्या वो रीजन मैंने शेड किया है? इस वाले वेन डायग्राम में, फोर्थ वाले में, क्या मैंने पी सर्कल के अंदर और क्यू सर्कल के बाहर वाला रीजन शेड किया है? नहीं किया है। इसलिए जो फोर्थ का आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे ट्रू और फॉल्स वाले में, फॉल्स रिपोर्ट करेंगे। सेम अगर मैं यही वाला एग्जांपल थर्ड के लिए बोलता हूं, थर्ड के लिए आप आंसर ट्रू दे दोगे। अगर राजू वाकई में इंटेलिजेंट है सॉरी, राजू अगर वाकई में इंटेलिजेंट है बट वो पुअर है, वो रिच नहीं है, तो थर्ड का आंसर हम लोग ट्रू देंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, राजू इज इंटेलिजेंट बट नॉट रिच। अच्छा, व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ में आंसर सोचो लॉजिकली, राजू इज आइदर इंटेलिजेंट और पुअर। तो आप बोलेंगे सर ये तो और अच्छी बात है कि राजू इंटेलिजेंट भी है और पुअर भी है, तो दोनों ही ट्रू है, तो ट्रू ट्रू का तो ट्रू बनता है। और में अरे इंटेलिजेंट और पुअर में बता रहा हूँ। तो आप लॉजिकली सोचो, क्या मैंने फिफ्थ के वेन डायग्राम में वो वाला एरिया शेड किया है जब मैं पहले सर्कल के अंदर हूं और दूसरे सर्कल के बाहर हूं? हाँ, मैंने वो शेड किया है। तो वेन डायग्राम में जो आप एरिया शेड करते हो, बेसिकली एरिया शेड किया हुआ वेन डायग्राम में, इसका मतलब मैं उस केस में आंसर ट्रू दे रहा हूं। ये मतलब होता है वेन डायग्राम का।